हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज की क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे सस्य विज्ञान के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब के बारे में आज अपन देखेंगे। तो जेड के लिए आप कोई सी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो सब एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपन देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और अपन को किस प्रकार से उनको आंसर देना और किस प्रकार से अपने अच्छे नंबर लाने हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है मृदा का पीडी बीडी से होता है। पार्टिकल डेंसिटी और बीडी को बोलते हैं ब्लड डेंसिटी, मतलब स्थूल घनत्व और वास्तविक घनत्व। बीडी को बोलते हैं स्थूल घनत्व ब्लड डेंसिटी स्थूल घनत्व, और पीडी को बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी इसका मतलब है वास्तविक घनत्व। अब इसके लिए ऑप्शन क्या क्या है? तो पहला ऑप्शन है आधी, दूसरा ऑप्शन है दोगुनी, तीसरा ऑप्शन है समान और चौथा है कोई नहीं। तो बात करते हैं बीडी की। पीडी की क्या होती है? बीडी जो है पीडी की दोगुनी होती है और स्थूल घनत्व जो है वास्तविक घनत्व का आधा होता है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये इसका आंसर जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे दोगुनी। तो इसके लिए अपन यहां लिख लो पीडी जो है, पीडी इसको बोलते हैं वास्तविक घनत्व। तो वास्तविक घनत्व जो है वो ब्लड डेंसिटी स्थूल घनत्व का दो गुना होता है, स्थूल घनत्व क्या होता है? वास्तविक घनत्व का दो गुना होता है। और वास्तविक घनत्व जो है वास्तविक घनत्व स्थूल घनत्व का आधा होता है। आधा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो इसके लिए ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन है मोलिब्डेनम, दूसरा है क्लोरीन, जिंक और बोरोन। तो इसके लिए ऑप्शन है, अब आप यहां पूछ रहे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है। तो अपन को पहला ऑप्शन क्या दिया? पहला ऑप्शन है मोलिब्डेनम, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है जिंक और चौथा है बोरोन। तो बात करते हैं बोरोन जो है, बोरोन क्या होता है? मक्का में बोरोन जो है वो पराग नली तथा परागण में सहायक होता है। और जो यहां नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक है वो है मोलिब्डेनम जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ये बात होगी, यहां अपना आंसर जाएगा, वो जाएगा मोलिब्डेनम जो है वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करता है और बोरोन जो है वो पराग नली तथा परागण के निर्माण में सहायक होता है। क्वेश्चन बन जाता है पराग नली तथा परागण के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो होता है बोरोन, ये अपने को ध्यान रखना है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? वो होता है मोलिब्डेनम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। मोलिब्डेनम की उपस्थिति में नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलता है। तो ये सब क्रिया मोलिब्डेनम की उपस्थिति में होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे कि जिनको इसकी जरूरत है वो उन तक ये क्लास पहुंचे। तो गाइस ये क्लास इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा जेट के अंदर या कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम जेट है, आईसीआर है और अपनी जो भी कंपटीशन एग्जाम में सुपरवाइजर है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, एएफओ है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उन सब के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
अगला क्वेश्चन कहता है जल उपयोग दक्षता की इकाई होती है, जल उपयोग दक्षता की इकाई होती है जल उपयोग दक्षता की इकाई क्या होती है? तो यहां अपन ऑप्शन लिख लेते हैं, किलोग्राम हेक्टेयर पर मीटर स्क्वायर, दूसरा है किलोग्राम पर हेक्टेयर सेंटीमीटर, तीसरा है किलोग्राम पर हेक्टेयर mm, चौथा है किलोग्राम हेक्टेयर mm मीटर। तो ये चार ऑप्शन हो गए। ब्लड जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं WUE। WUE के लिए एक फॉर्मूला है, वो है बाई बटे ET। बाई यहाँ पे क्या है? बाई जो है वो है अपनी ओपस यील्ड, अपन बोलते हैं यील्ड। बाई जो है तो जल उपयोग WUE बराबर बाई बटे ET इसका फॉर्मूला है, और ET का मतलब सेंटीमीटर या मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो है ET है, और इसका फॉर्मूला है यील्ड बटे ET। तो इसका जो अपन जो वो जाएगा आंसर इसका आंसर जो, तो इसका आंसर जाएगा कि जल उपयोग दक्षता की इकाई क्या है? तो जल उपयोग दक्षता की इकाई है वो है किलोग्राम पर हेक्टेयर mm। किलोग्राम पर हेक्टेयर mm जो है वो जल उपयोग दक्षता की है। अगर कोई ऑप्शन इसके अंदर ये आ जाता है किलोग्राम हेक्टेयर पर सेंटीमीटर, तो ये भी अपना सही है, सेंटीमीटर भी इसकी इकाई होती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन ऐसा आता है तो भी सही है, और अगर ऑप्शन mm में है तो भी सही है। तो जल उपयोग दक्षता की इकाई क्या होती है? वो होती है किलोग्राम पर हेक्टेयर mm या किलोग्राम पर हेक्टेयर सेंटीमीटर। तो ये जो है जल उपयोग दक्षता की इकाई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.6% का ppm कितना होगा? दूसरा क्वेश्चन है 0.6 ppm कितना हो, 0.6% का ppm कितना होगा? तो ऑप्शन लिख लो, वो है 300 ppm। दूसरा ऑप्शन है वो है 60 ppm। तीसरा ऑप्शन है वो है 600 ppm, और चौथा ऑप्शन है वो है 6000 ppm। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.6% का ppm क्या होगा? तो इसके लिए ppm में बदलने के लिए फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज को ppm में बदलने के लिए क्या फॉर्मूला है? तो इसके लिए फॉर्मूला है परसेंटेज इंटू 10,000। मतलब कि जितनी भी परसेंट वाली संख्या उसको 10,000 से गुना कर दिया जाता है तो ppm निकल आता है। तो अपन यहां करके देख लेते हैं। जैसे अपन बात करते हैं 0.6 इंटू 10,000 मतलब 10,000 से गुना करने पर, तो यहाँ आएगा आंसर अपना 600 ppm। 600 ppm। तो यहाँ अपना आंसर आएगा 600 ppm। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा 600 ppm। ये अपने को पता होना चाहिए। और जो है 300 ppm जो है, तो 300 ppm क्या है? 300 ppm जो है वो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 300 ppm। एट प्रेजेंट वातावरण के अंदर दिन ब दिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो एट प्रेजेंट की बात करते हैं अपन। एट प्रेजेंट जो वातावरण में जो मात्रा है, तो एट प्रेजेंट मात्रा है वो 0.04 ppm एट प्रेजेंट मात्रा है इसके अंदर। मतलब की बात करते हैं 400 ppm जो है वो अभी फिलहाल वातावरण की मात्रा है। ये जो आंकड़ा है ये 2016 से पहले का है इसलिए, और अभी जो फिलहाल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वातावरण के अंदर तो वो है 400 ppm मात्रा अभी वातावरण के अंदर है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है अति, तीसरा ऑप्शन है 1 ppm से ज्यादा, 1 pb से ज्यादा, और चौथा ऑप्शन है 1 pb से कम। अब ppm की फुल फॉर्म तो आपको पता है, ppm की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन।
पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम की फुल फॉर्म तो होती है पार्ट्स पर मिलियन और पीबी की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर बिलियन। तो अति सूक्ष्म पोषक तत्व है, आपको क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि अपन क्वेश्चन को अधूरा पढ़ते हैं और अपन अधूरा ही आंसर देते हैं, अपन अति को छोड़ देते हैं और अपन आगे का पढ़ लेते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए पौधों प्राप्त होती है, तो अपन का जो यहाँ आंसर सूक्ष्म, अपन क्वेश्चन को अगर कम अच्छे से नहीं पढ़ा तो अपन क्या आंसर देंगे इसके अंदर, तो अपन देंगे 1 ppm से कम, 1 ppm से कम यहाँ अपन आंसर देंगे। अगर अपन ने क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ा है तो यह आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो चीज आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है आपको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अति सूक्ष्म पोषक तत्व। अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सी मात्रा पर प्राप्त होते हैं, तो अति सूक्ष्म पोषक तत्व है उनके लिए जो रेशो दिया गया वो है 1 bbm से ज्यादा, 1 pp से ज्यादा, 1 pp से कम, सॉरी 1 pp से कम पर ये प्राप्त होते हैं अति सूक्ष्म पोषक तत्व। तो यहाँ अपना आंसर जाएगा 1 pp से कम। ये अपना क्लियर है, क्योंकि यहाँ 1 ppb की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी पार्ट्स पर बिलियन और ppm की फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन। ये चीज यहाँ क्लियर होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व ऋणायन है। ऑप्शन है जिंक, बोरोन, फेरस और क्लोरीन। सॉरी बोरोन ना करके यहां लिख लो नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व ऋणायन है, तो आपको पता होने चाहिए सूक्ष्म पोषक तत्व कितने होते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए आपके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। एक सूक्ष्म पोषक तत्व 8 होते हैं, तो सूक्ष्म पोषक तत्व है बेफी, मनकूजन, मोकलनी। तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से, तो यहां अपने को क्लियर करना है सूक्ष्म ऋणायन सूक्ष्म पोषक तत्व की पूछ रहा है। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। ऋणायन सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं, तो नाइट्रोजन तो सूक्ष्म पोषक तत्व है ही नहीं, है तो प्राथमिक पोषक तत्व के अंदर आता है। प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से, वो है एनपीके जो है वो प्राथमिक पोषक तत्व है। तो एनपीके तो सूक्ष्म पोषक तत्व के अंदर आता ही नहीं, तो ऑप्शन तो ये होगा ही नहीं। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। जिंक जो है, जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन जिंक को पौधा Zn+2 के रूप में ग्रहण करता है। एफी भी सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन एफी को जो पौधा है वो धनायन के रूप में प्राप्त करता है, Fe+2 के रूप में प्राप्त करता है। क्लोरीन जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है और इसको पौधा Cl- के रूप में ग्रहण करता है। तो अपना यहाँ आंसर जाएगा वो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन उसको पौधा जो है ऋणायन के रूप में ग्रहण करता है, Cl- के रूप में ग्रहण करता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर जाएगा क्लोरीन। तो क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना और आंसर भी सही ढंग से देना। सूक्ष्म पोषक तत्व अपने को पता होना चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्व कितने होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं 8। 8 की ट्रिक क्या है, बेफी, मनकूजन, मोकलनी, ये ट्रिक है। और यहां अपना आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वो है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ पौधों के लिए आवश्यक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ऑप्शन लिख लो। पहले ऑप्शन है कैल्शियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम और मैग्नीज। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक नहीं है
लेकिन कुछ पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। तो बात करते हैं यहाँ आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है, आवश्यक जो पोषक तत्व है, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है 17। और बात करते हैं अनावश्यक पोषक तत्वों की संख्या। अनावश्यक मतलब कुछ पौधों के लिए आवश्यक है लेकिन आवश्यक पोषक तत्व के अंदर समान नहीं आते, तो अनावश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है वो होती है 4, वो होती है 4। तो टोटल पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 17 प्लस 4, तो टोटल पोषक तत्वों की संख्या है वो है 21। इनको बोलते हैं क्रियात्मक अनावश्यक, क्या का मतलब है क्रियात्मक या उपापचयी पोषक तत्व, क्रियात्मक या उपापचयी पोषक तत्व, उपापचयी पोषक तत्व। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा? तो यहाँ आंसर है वो है बेनेडियम। अब बेनेडियम के साथ साथ 4 पोषक तत्व कौन कौन से? निकल, सोडियम, बेनेडियम, सिलिकॉन, सोडियम और है कोबाल्ट। कौन सा पोषक तत्व है? वो 4 जिनको क्रियात्मक उपापचयी पोषक तत्व बोला जाता है, क्रियात्मक उपापचयी पोषक तत्व बोला जाता है, वो है बेनेडियम, सिलिकॉन, सोडियम और कोबाल्ट। ये जो 4 पोषक तत्व है क्रियात्मक उपापचयी पोषक तत्व वो है बेनेडियम, सिलिकॉन, सोडियम और कोबाल्ट। ये 4 पोषक तत्व क्रियात्मक उपापचयी पोषक तत्व, और इनकी खोज की थी निकोलस ने की थी, वो की थी 1661 में। 1661 के अंदर 1961 के अंदर निकोलस नाम के वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। क्रियात्मक तत्व उपापचयी पोषक तत्वों की खोज निकोलस ने 1961 के अंदर की थी, यहां आपको पता होना चाहिए। और 1939 के अंदर आवश्यकता की कसौटी का सिद्धांत दिया था ऑर्नोन वेस्टहाउस ने। 1939 के अंदर आवश्यकता की कसौटी का सिद्धांत दिया था, तो वो दिया था ऑर्नोन वेस्टहाउस ने। आवश्यकता की कसौटी का सिद्धांत 1939 के अंदर दिया था। और क्रियात्मक तथा उपापचयी पोषक तत्वों की खोज निकोलस ने की और 1961 के अंदर की। तो जो यहाँ आंसर जाएगा वो जाएगा बेनेडियम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इतने इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस आपको बहुत ही सीरियस होकर पढ़ना है इन क्वेश्चनों को, क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है। क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें वीडियो पे। और गाइस ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोज लाते रहते हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है वो है धान में खैरा रोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है धान में खैरा रोग होता है। धान के अंदर जो खैरा रोग है वो होता है किसकी कमी से होता है? अपन बात कर लेते हैं। तो यहां बात करते हैं पोषक तत्वों की अधिकता से दूसरा ऑप्शन आता वो आता पोषक तत्वों की कमी से तीसरा ऑप्शन है वो है एजोस्पिरिलियम और चौथा ऑप्शन आता वो आता कोई नहीं। तो बात करते हैं धान के अंदर खैरा रोग इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम के अंदर छपता है, मतलब छपता ही है। ऐसी एग्रीकल्चर की कोई सी एग्जाम नहीं जिसके अंदर धान का खैरा रोग नहीं आया हो। हर एग्जाम के अंदर, हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आता है। तो यह क्वेश्चन के ऑप्शन है धान का खैरा रोग होता है। पहला है पोषक तत्वों की अधिकता से, दूसरा ऑप्शन पोषक तत्वों की कमी से, तीसरा ऑप्शन है एजोस्पिरिलियम से, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर जाएगा पोषक तत्वों की कमी से, यहाँ सेकंड आंसर जाएगा। और कौन से पोषक तत्व कमी से पूछा जाए, कौन से पोषक तत्व कमी से होता है? तो होता है जिंक पोषक तत्व की कमी से धान के अंदर खैरा रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है वो है ब्रोडेक्स मिश्रण के खोजकर्ता कौन है? मिश्रण के खोजकर्ता कौन है? तो बोर्डेक्स में ऑप्शन देख लो। ऑप्शन है पीएमए मिलारेड, दूसरा ऑप्शन आता हुआ था निकोलस
निकोलस। तीसरा ऑप्शन है वो है जेथ्रोटुल, जेथ्रोटुल। और चौथा ऑप्शन है वो है ऑर्नोन वेस्टाउ, ऑर्नोन वेस्टाउ। तो क्वेश्चन क्या है, ब्रोडेक्स मिश्रण के खोजकर्ता, ब्रोडेक्स मिश्रण के खोजकर्ता। तो पहले तो बात करते हैं ब्रोडेक्स मिश्रण के अंदर। ब्रोडेक्स मिश्रण जो है, ब्रोडेक्स मिश्रण, ब्रोडेक्स मिश्रण के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं? तो ब्रोडेक्स मिश्रण के अंदर होता है कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, चूना होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, चूना होता है, पानी होता है। ये तीनों से मिलकर ब्रोडेक्स मिश्रण बना होता है। और इनकी जो अनुपात होता है वो होता है 50:5:5, 50:5:5 मतलब 50%। तो इसके अंदर पानी होता है, 5% चूना, 5% की मात्रा में जो है वो कैल्शियम सल्फेट होता है। तो इनका अनुपात भी लिख लेना। और ब्रोडेक्स मिश्रण के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं? होता है कैल्शियम सल्फेट, चूना, पानी। इन तीनों से मिलकर ब्रोडेक्स मिश्रण बना है। और ब्रोडेक्स मिश्रण के खोजकर्ता ऑप्शन क्या दिए हैं? पीएम मिलरेड, निकोलस, जेथ्रोटुल और ऑर्नन वेस्टाउ। अब बात करते हैं निकोलस की। तो निकोलस मैंने आपको बताया था क्रियात्मक व उपापचय पोषक तत्वों के खोजकर्ता, क्रियात्मक व उपापचय पोषक तत्वों के खोजकर्ता निकोलस है। जेथ्रोटुल जो है वो खरपतवार के खोजकर्ता है, खरपतवार के खोजकर्ता जो है वो जेथ्रोटुल है। और बात करते हैं ऑर्नोन वेस्टाउ। ऑर्नोन वेस्टाउ ने 1939 में आवश्यकता की कसौटी दी थी। आवश्यकता की कसौटी किसने दी थी? 1939 के अंदर ऑर्नोन वेस्टाउ ने दी थी। तो यहाँ ब्रोडेक्स मिश्रण के खोजकर्ता क्या आंसर जाएगा? यहाँ जाएगा पीएमए मिलारेट। यहाँ आंसर क्या है? पीएमए मिलारेट ने ब्रोडेक्स मिश्रण की खोज की थी। ये अपने को क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और गाइस क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए मैंने बहुत बनाए, आपके लिए छांट के बनाए क्वेश्चन है गाइस। तो आपको बहुत शिद्दत से पढ़ना है क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है महुआ में कौन सा रसायन पाया जाता है? कौन सा रसायन पाया जाता है? ऑप्शन आता है इसके लिए सेपोनिन, दूसरा ऑप्शन है वो है रेसिन, तीसरा ऑप्शन है वो है अजेड्रिक्टिन, और चौथा ऑप्शन है वो है कोई नहीं। तो महुआ के अंदर कौन सा रसायन पाया जाता है? क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आता है सेपोनिन, दूसरा है रेसिन, तीसरा है एजेड्रिक्टिन और चौथा है कोई नहीं। ये अपने को क्लियर कि महुआ के अंदर कौन सा रसायन पाया जाता है। तो बात करते हैं रेसिन की। तो रेसिन रसायन जो है वो अरंडी में पाया जाता है। रेसिन रसायन किस में पाया जाता है? रेसिन रसायन अरंडी में पाया जाता है। एजेड्रिक्टिन की बात करते हो, एजेड्रिक्टिन जो है वो नीम में पाया जाता है। एजेड्रिक्टिन जो है नीम में पाया जाता है। नीम का बॉटनिकल नेम होता है एजेड्रिक्टा इंडिका। नीम का बॉटनिकल नेम क्या होता है? एजेड्रिक्टा इंडिका। और उसके अंदर कौन सा रसायन पाया जाता है? वो पाया जाता है एजेड्रिक्टिन रसायन। तो ये दो ऑप्शन तो क्लियर गलत। यहाँ बचा सेपोनिन। सेपोनिन जो है वो महुआ में पाया जाता है। सेपोनिन जो है महुआ में पाया जाता है। अपना आंसर जाएगा वो जाएगा सेपोनिन। अपने को चार ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि यह रसायन कौन से का है। तो सेपोनिन है महुआ का। रेसिन जो है, रेसिन या रेजिन भी बोल सकते हैं इसको, ये जो है ये अरंडी में पाया जाता है। एजेड्रिक्टिन नीम में पाया जाता है। और ऑप्शन चौथा कोई है ही नहीं। तो इनमें से आंसर क्या चला जाएगा? आंसर जाएगा अपना फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटोगाइनी, दूसरा ऑप्शन है मोनोसियस, प्रोटोएंड्री, तीसरा ऑप्शन है वो है डायोसियस, प्रोटोएंड्री, और चौथा ऑप्शन है वो है प्रोटोगाइनी। तो अगला क्वेश्चन क्या है? मक्का में परागण होता है। प्रोटोएंड्री, पहला ऑप्शन है मोनोसियस प्रोटोगाइनी, दूसरा है मोनोसियस प्रोटोएंड्री, तीसरा ऑप्शन है डायोसियस प्रोटोएंड्री, चौथा है प्रोटोगाइनी। तो इसका बात करते हैं। मोनोसियस क्या है? मोनोसियस है जैसे ये मक्का है, ये मक्का का पौधा है। तो मक्का के पौधे पर, एक ही पौधे पर
ये अपना नर भाग आ जाता है और ये मादा भाग है। मक्का के एक ही पौधे पर नर व मादा का आना, नर व मादा भाग का एक ही पौधे पर आना मोनोसियस कहलाता है। मोनोसियस क्या है? पौधे पर नर व मादा का एक ही पौधे पर आना मोनोसियस कहलाता है। तो जो है मोनोसियस है, तो ये दो ऑप्शन तो होगा ही नहीं, मक्का जो है मोनोसियस होता है क्योंकि इसके अंदर जो है नर भाग भी और मादा भाग भी एक ही पौधे पर आते हैं, तो मक्का जो है वो मोनोसियस पादप है। अब बात करते हैं प्रोटो एंट्री की और प्रोटोगाइनी की। प्रोटो एंट्री क्या है? प्रोटो एंट्री का मतलब है नर भाग का पहले परिपक्व होना, नर भाग का पहले परिपक्व होना, पहले परिपक्व होना, नर भाग का पहले परिपक्व होना प्रोटो एंट्री कहलाता है। प्रोटोगाइनी क्या है? प्रोटोगाइनी है वो है मादा भाग का पहले परिपक्व होना, तो मादा भाग का पहले परिपक्व होना। प्रोटोगाइनी क्या है? मादा भाग का पहले परिपक्व होना। प्रोटो एंट्री है नर भाग का परिपक्व होना। अब बात करते हैं मक्का के लिए। मक्का जो है, मक्का के लिए नर भाग पहले परिपक्व होता है मक्का के पौधे में, तो इसके लिए अपना आंसर जाएगा, वो जाएगा मोनोसियस प्रोटो एंट्री। मक्का में परागण कौन सा होता है? मक्का में होता है मोनोसिस प्रोटो एंट्री। मोनोसिस मैंने आपको बता दिया था, एक ही पौधे पर नर व मादा का परिपक्व होना, तो यहां अपना आंसर चला गया मोनोसिस प्रोटो एंट्री। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आता अपना, गेहूं के खेत में, गेहूं के खेत में जौ का उगना, जौ का उगना किस प्रकार का खरपतवार है? किस प्रकार का खरपतवार है? खरपतवार है। तो गेहूं के खेत में जौ का उगना किस प्रकार का खरपतवार, ऑप्शन की बात करते हैं वो है रोग खरपतवार। दूसरा ऑप्शन आता है रिलेटिव खरपतवार, रिलेटिव खरपतवार, खरपतवार। तीसरा ऑप्शन आता है वो आता है नकलची खरपतवार, खरपतवार। और चौथा ऑप्शन आता है वो आता है आपत्तिजनक खरपतवार, आपत्तिजनक खरपतवार। तो चार प्रकार के ऑप्शन दे दिया अपन ने। गेहूं के खेत में जौ का उगना किस प्रकार का खरपतवार है? तो ऑप्शन पहला क्या कहता है? ऑप्शन पहला है रोग खरपतवार, दूसरा ऑप्शन है रिलेटिव खरपतवार, तीसरा ऑप्शन है नकलची खरपतवार, चौथा ऑप्शन है आपत्तिजनक खरपतवार। तो बात करते हैं रोग खरपतवार की। तो रोग खरपतवार क्या है? रोग खरपतवार वह खरपतवार, जैसे अपन बोलते हैं, जैसे गेहूं के खेत में गेहूं की सोनालिका वैरायटी के अंदर गेहूं की लोकमन वैरायटी का उगना रोग खरपतवार कहलाता है। बात करते हैं रिलेटिव खरपतवार की। तो रिलेटिव खरपतवार जो है बीजों की अशुद्धियों के कारण, बीजों की अशुद्धियों के कारण उगने वाले खरपतवार, बीजों की अशुद्धियों के कारण उगने वाले खरपतवार रिलेटिव खरपतवार कहलाते हैं। नकलची खरपतवार किससे कहते हैं? नकलची या इनको बोल सकते हैं मिमिक्री। मिमिक्री मतलब है हूबहू, जैसे अपन बात करते हैं गेहूं में गेहूं सा का उगना, गेहूं सा जो है वो बिल्कुल गेहूं के हूबहू दिखता है और इनके फूल आने पर इनका पता लगता है कि यह गेहूं सा है, यह गेहूं है। तो नकलची खरपतवार क्या है? आपत्तिजनक खरपतवार क्या कहलाता है? वे खरपतवार जो फसल के बीजों के साथ एक बार मिलने पर उनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें बोलते हैं आपत्तिजनक खरपतवार। एग्जाम्पल है इसके लिए गेहूं में हिरण खुरी। तो इसलिए अब बात करते हैं यहाँ गेहूं के अंदर जौ का उगना, ये क्या कहलाता है? बीजों की अशुद्धियों के कारण होता है, तो इन्हें बोलते हैं गेहूं के रिलेटिव खरपतवार। मतलब रिलेटिव खरपतवार किसे बोलते हैं? कि एक ही मौसम की फसलों का एक दूसरी फसलों में उगना, एक दूसरी फसलों में उगना। जैसे गेहूं के अंदर चना के अंदर सरसों का उगना, ये भी रिलेटिव खरपतवार के अंदर आता है। तो इसका अपना आंसर जाएगा, वो जाएगा रिलेटिव खरपतवार जो है गेहूं में जौ का उगना रिलेटिव खरपतवार कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना? प्राइमिंग जो है, प्राइमिंग क्रिया, प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है? फसल से संबंधित है। प्राइमिंग जो है वो किस फसल से संबंधित है?
तो अपने को यहाँ ऑप्शन लिख लेना है। तो पहला ऑप्शन आता है वो आता चना, दूसरा ऑप्शन आता हुआ आता तंबाकू, तीसरा ऑप्शन आता हुआ आता आलू, और चौथा ऑप्शन जो आता है वो आता गन्ना। तो बात करते प्राइमिंग जो है किस फसल से संबंधित है, बात करते चने की। तो चने की जो फसल में क्रिया की जाती है वो की जाती है निपिंग, मतलब चने के ऊपरी भाग को तोड़ना निपिंग कहलाता है। बात करते हैं आलू की, आलू में की जाती है वो की जाती है अर्थिंग अप, मतलब आलू के पौधे को ढकना, अर्थिंग अप क्रिया आलू के से रिलेटेड है। बात करते हैं गन्ने की, तो गन्ने के अंदर की जाती है रेटूनिंग क्रिया, रेटूनिंग क्रिया जो है वो गन्ने के अंदर की जाती है। अब बात करते हैं तंबाकू की, तो तंबाकू की क्रियाओं के लिए ट्रिक बनाई है अपन ने। तो तंबाकू क्रियाओं की ट्रिक है तेरा दादा पीता सिगरेट, तेरा दादा पीता सिगरेट। टी से बनता है टोपिंग, टोपिंग। डी से बनता है डिस्करिंग, डिस्करिंग। पी से बनता है प्राइमिंग, प्राइमिंग। और सी से बनता है क्यूरिंग, क्यूरिंग। तो यहां बात करते हैं प्राइमिंग की, प्राइमिंग किस फसल से संबंधित। प्राइमिंग जो है वो, प्राइमिंग क्रिया जो है वो चने से संबंधित, तंबाकू से संबंधित है। प्राइमिंग जो क्रिया है वो तंबाकू से संबंधित है। और तंबाकू में होने वाली क्रियाओं के लिए अपन ने ट्रिक क्या बनाई है, तेरा दादा पीता सिगरेट। टी से मतलब है टॉपिंग, डी से मतलब है डिस्करिंग, पी से मतलब होता है प्राइमिंग, और सी से मतलब होता है क्यूरिंग। और यह बोल सकते हैं क्यूरिंग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, क्यूरिंग क्रिया फसल में, तंबाकू की फसल में कब की जाती है। तो क्यूरिंग जो क्रिया है वो तंबाकू को मतलब कल्टीवेशन के बाद की जाने वाली क्रिया है वो क्यूरिंग है। सबसे लास्ट स्टेज जो है वो क्यूरिंग है। और शुरुआत, तो क्यूरिंग जो है वो कटाई के बाद, कटाई के बाद की जाती है, कटाई के बाद की जाती है तंबाकू में, कटाई के बाद क्यूरिंग क्रिया की जाती है। तो ये क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना, तंबाकू कटाई के बाद कौन सी क्रिया की जाती है, तंबाकू कटाई के बाद की जाती है क्यूरिंग क्रिया। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना गाइस, और क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। चार ऑप्शन अपने को क्लियर होने चाहिए, चार ऑप्शनों का अपना पता होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है। चार ऑप्शनों के बारे में अपने को थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि ये क्या है और इस ऑप्शन का आंसर क्या होगा। अगर ये ऑप्शन आ जाता तो आंसर क्या होगा, चार ऑप्शनों का अपने को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है किसान खाद, किसान खाद, किसान खाद किसे बोलते हैं, कैन को किसान खाद बोलते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को होता है किसान खाद होता है। ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन आता है उदासीन उर्वरक, उदासीन उर्वरक। दूसरा ऑप्शन आता हुआ था कार्बनिक उर्वरक, कार्बनिक उर्वरक। और चौथा ऑप्शन आता हुआ था कोई नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, तीसरा ऑप्शन को भी लिख लो। तीसरा ऑप्शन है एक व दो दोनों। और चौथा ऑप्शन है वो है सभी, वो है अम्लीय उर्वरक, अम्लीय उर्वरक। तो किसान खाद होता है, पहला ऑप्शन है उदासीन उर्वरक, दूसरा है कार्बनिक उर्वरक, तीसरा है एक व दो दोनों, चौथा है अम्लीय उर्वरक। अब बात करते हैं किसान खाद। तो किसान खाद को अन्य नाम देख लो। किसान खाद के अन्य नाम किससे जाना जाता है, तो अन्य नाम कैन को किसान खाद के नाम से जाना जाता है, सोना खाद के नाम से जाना जाता है, सोना खाद के नाम से जाना जाता है, और नाइट्रो चौक के नाम से जाना जाता है, नाइट्रो चाक, नाइट्रो चाक के नाम से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को जाना जाता है। और बात करते हैं किसान खाद के नाम से। और जो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है इसके अंदर 25% नाइट्रोजन पाई जाती है। कैल्शियम कैन में, किसान खाद में 25% नाइट्रोजन पाई जाती है। और जो अब इसका ऑप्शन किस प्रकार का खाद है, उदासीन उर्वरक है, कार्बनिक खाद है, और एक व दो दोनों, और अम्लीय उर्वरक है। तो यहाँ आंसर जाएगा उदासीन उर्वरक है। कैन जो है वो खाद नहीं है, वो एक उर्वरक है। यहाँ इससे अपन को पता नहीं लगाना है कि खाद, खाद ऑप्शन है तो खाद कार्बनिक होती है। तो ये जो खाद है ये तो अन्य नाम के अंदर आता है। और वैसे बात करते हैं कैन की, तो कैन जो है वो एक उर्वरक है। तो उर्वरक जो, सभी उर्वरक जो होते हैं,
सभी उर्वरक क्या होते हैं, उदासीन उर्वरक होते हैं। कार्बनिक उर्वरक है नहीं, क्योंकि कैन एक कार्बनिक नहीं है। और कार्बनिक उर्वरकों के अंदर भी कुछ उर्वरक आते हैं, जैसे यूरिया है वो कार्बनिक उर्वरक के अंदर नहीं आता, वो सब अकार्बनिक उर्वरक होते हैं। तो यहाँ अपना आंसर जाएगा, वो जाएगा उदासीन उर्वरक। किसान खाद जो है वो उदासीन उर्वरक होता है। और किसान खाद के अंदर नाइट्रोजन होती है 25%, और उसका अन्य नाम से जाना जाता है नाइट्रोचॉक, सोना खाद और किसान खाद। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त तापमान होता है। उपयुक्त तापमान होता है। ऑप्शन है 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और चौथा ऑप्शन है वो है 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नाइट्रिफिकेशन के लिए मतलब कि अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। नाइट्रिफिकेशन के लिए कितना तापमान चाहिए होता है? तो नाइट्रिफिकेशन के लिए जो तापमान चाहिए वो चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नाइट्रिफिकेशन के लिए तापमान चाहिए, तो तापमान कितना? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रिफिकेशन के लिए तापमान है। और पीएच की बात करते हैं, पीएच होता है 6.5 से 7.5, इसके लिए पीएच रखा जाता है। इस क्रिया में नाइट्रिफिकेशन होती है और जो अमोनिया जो है वो नाइट्रेट में बदल जाती है। अब बात कर लेते हैं, अपन देख लेते हैं नाइट्रेट जो है, अमोनिया है नाइट्रेट में सीधी नहीं बदलती है, पहले नाइट्राइट में बदलती है, फिर उसके बाद में नाइट्रेट में बदलती है। तो कौन से बैक्टीरिया है जो इसको बदलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे बात करते हैं अमोनिया, पहले तो बदलती है N2O में, नाइट्राइट में, NO2 में, और फिर बदलती है NO नाइट्रेट में। मतलब अमोनिया जो है पहले नाइट्राइट में बदलती है, फिर नाइट्रेट में बदलती है। तो इसके लिए कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जैसा अपन को क्वेश्चन पूछ लिया, नाइट्रेट में बदलने के लिए XY क्या है, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो XY किस रूप में है। तो बात करते हैं अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया है, वो है नाइट्रोसोमोनास। अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है? अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने के लिए नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया उत्तरदायी है। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने के लिए कौन सा है, वो है नाइट्रोबैक्टर जो उर्वरक है वो है अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने के लिए। तो ये दो बैक्टीरिया अपने को इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए कि अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया है, वो है नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने के लिए वो है नाइट्रोबैक्टर। तो अपने को यहाँ आंसर किया जाएगा 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो नाइट्राइट, अमोनिया से नाइट्राइट में बदलने के लिए तापमान उपयुक्त माना जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आता है अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है बैंगन में लिटिल लीफ रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? किस पोषक तत्व की कमी से होता है? बैंगन में लिटिल लीफ जो है किस पोषक तत्व कमी से होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला आता है जिंक, दूसरा ऑप्शन है वो है मॉलिब्डेनम, तीसरा है क्लोरीन, और चौथा है वो है मैग्नीशियम। तो बैंगन में जो है लिटिल लीफ किस पोषक तत्व की कमी से होता है? पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कहता है जिंक, दूसरा ऑप्शन मॉलिब्डेनम, तीसरा है क्लोरीन, और चौथा है मैग्नीशियम। अब यहां बात करते हैं, तो यहां जो आंसर जाएगा वो जाएगा जिंक। तो यहां नोट करके लिख लो, नोट, सभी लिटिल लीफ रोग जो हैं वो किसकी कमी से होंगे? वो जिंक की कमी से होते हैं, जिंक की कमी से होते हैं।
अपवाद कौन सा है? अपवाद है वो है सेब का लिटिल लीफ। वो किसकी कमी से होता है? वो होता है मैग्नीज की कमी से। अपवाद क्या है? सेब का लिटिल लीफ किसकी कमी से होता है? वो होता है मैग्नीज की कमी से। तो यहाँ जो है लिटिल लीफ किसी में भी आ जाए, बैंगन हो, आलू हो, टमाटर हो या और कोई सी भी हो, लिटिल लीफ जहां आ रहा है वहां आंसर जाएगा अपना जिंक की कमी से लिटिल लीफ होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, सेब के अंदर जो लिटिल लीफ होता है वो होता है मैग्नीज की कमी के कारण सेब के अंदर लिटिल लीफ होता है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो भी अपन देख लेते हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पोटेशियम तथा कैल्शियम के अनुपात का निर्धारण करता है? पहला ऑप्शन है मॉलिब्डेनम, दूसरा ऑप्शन है वेनेडियम, तीसरा ऑप्शन है बोरॉन और चौथा ऑप्शन है सभी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व जो है वो पोटास तथा कैल्शियम के अनुपात का निर्धारण करता है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए वो है पहला मॉलिब्डेनम, वेनेडियम, बोरॉन, सभी। तो अपने यहाँ आंसर जाएगा वो जाएगा बोरॉन। बोरॉन जो है वो पोटास तथा कैल्शियम के अनुपात का निर्धारण करता है। तो यहाँ अपना आंसर चला जाएगा बोरॉन। तो गाइस आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, यहीं तक अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपके लिए बनाए। कल की जो क्लास होगी वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की होगी। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमसे जुड़ने की कोशिश करें। मिलेंगे अगली क्लास में। ओके ऑल ऑफ यू।